हेलो एवरीवन। हेलो सर। आज लेट हो गया थोड़ा। कोई नहीं सर। चलो करते हैं स्टार्ट नहीं फटाफट। है। सर पिछले नोट्स नहीं शेयर करे आपने, शेयर कर दो प्लीज। मैं भूल जाता हूँ यार। आज करता हूँ पक्का पूरा। ठीक। अगर लास्ट कहाँ तक किए थे ये देखना पड़ेगा पहले तो। बस ठीक है अब तो फिर। चलो कोई नहीं, मैंने जो किया था वो मुझे लग रहा है आपकी आपको उसमें किया होगा ना, ग्रुप में किया होगा। वहाँ देख हाँ लेना सर, कौन सी क्लास तक आपने किया था। यहाँ तक के भेजे थे, ऑल इन वन वैल्यू ऑफ प्रीक्विजिट कैलकुलेटर। अच्छा, सैलरी तक के भेजे थे मैंने। हम्म। तो सैलरी में ही परक्यूजिट तक ही भेजे थे। आई थिंक सैलरी के नहीं शेयर हुए। तो मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट के भी रह गए उसके। उसके बाद हाउस अलाउंस। प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बहुत सब। अलाउंस एंड पर्क्स के किए थे आपने। तो बहुत सारे रह गए फिर तो। हम्म। चलो सारे भेज दूंगा इस बार। हम्म। चलो करें स्टार्ट फिर। यस सर। स्लाइड विजिबल है सबको। यस सर। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट हो चुका था। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, डेप्रिसिएशन का। एक्चुअली डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ यूज़ होगा, हम इसको कल इसको उसमें मतलब कि कौन सी लिस्ट में ये यूजेबल होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड में क्या है, ये आप देख सकते हैं, डिडक्शंस फॉर एक्सपेंसेस स्पेशली अलाउड सेक्शन 32 सेक्शन 43D। मतलब कौन से इसमें, एक सेकंड की, हाँ, इसमें कौन से सेक्शन में डिडक्शंस है जो अलाउ है, मतलब कौन से एक्सपेंडिचर है उनका डिडक्शंस अलाउ है रूल के हिसाब से। जैसे रेंट हो गया, रेट टैक्स, इंश्योरेंस, तो वहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट पे आएगा, तो उसको हम पहले कवर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे रेंट रेट्स है, सेक्शन 30 है। फिर रिपेयर एंड इंश्योरेंस है जो सेक्शन 31 है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो होता है सेक्शन 32। तो इसको हम पहले देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो आज पूरा हम इस क्लास में इसी टॉपिक को ही कवर करेंगे। तो इनकम टैक्स का जो पीजीबीपी वाला जो सेक्शन है, इसमें जो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 है वो क्या बोलता है। अंडर सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स इज अलाउड एज डिडक्शन। एक्चुअल में जो भी हमारी जो कैपिटल असेट्स होती है, कैपिटल असेट्स कौन सी होती है, जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको छोड़कर जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मैं कई बार भी बता चुका हूँ कि अलग अलग इसलिए करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो हम ओनली वन टाइम एक्सपेंडिचर करते हैं। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो इसलिए किया जाता है कि उस असेट से जो भी हम परचेज करेंगे उसको हम असेट्स बोलेंगे। उस असेट से हम उस बिजनेस की एक्टिविटी को करते हैं मेनली। और वो जो असेट्स है उसकी लाइफ होती है लगभग मान लो 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर या 100 ईयर तक की भी होती है लाइफ उसकी। 1 सेकेंड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा उसको हम फिक्स असेट्स में बुक करेंगे। और फिक्स असेट्स में बुक करने के बाद उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेप्रिसिएशन की रेट्स अलग है क्योंकि वो लाइफ के हिसाब से लगती है। और इसमें जो भी रेट दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में, जो रेट दे रखी है वो फिक्स है, वो ब्लॉक ऑफ असेट्स के हिसाब से दे रखी है। ठीक है, तो एज पर बुक्स जो भी आएगा आपका डेप्रिसिएशन वो अलग आ सकता है। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी आपका डेप्रिसिएशन आएगा वो अलग आ सकता है। एक छोटा सा हम डिफरेंस भी देख सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग रूल्स एंड टैक्सेशन रूल्स। इसमें देखिए अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं और एक टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। ये प्रॉफिट में से चार्ज होता है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये प्रॉफिट में से चार्ज होता है, मतलब कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से कम हो जाएगा। और जो टैक्सेशन सिस्टम है वो एक अलाउंस इन नेचर है, एक अलाउंस का नेचर है, ये छोड़ दीजिए ऐसे थ्योरेटिकल है बस। मेनली तो ये है कि अकाउंटिंग सिस्टम में रिटर्न डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड दो तरीके से डिप्रेशन लगता है। ये मतलब पुरानी क्लास में आपको मैंने बताया भी था कि स्ट्रेट लाइन मेथड और एसएलएम मेथड के हिसाब से मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताया था आपको।
ये आया था आपके सैलरी वाले पार्ट में आया था परक्यूजिट्स में। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से तो डब्ल्यू और एसएलएम मेथड के हिसाब से डिप्रेशन लगता है। और टैक्सेशन सिस्टम में क्या लगता है, ओनली डब्ल्यू मेथड पे डिप्रेशन लगता है। बस कुछ कंपनियों को छोड़कर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसमें एसएलएम मेथड भी हम अडोप्ट कर सकते हैं, बट मेनली डब्ल्यू मेथड ही इसमें अलाउ होगा। और डब्ल्यू मेथड के हिसाब से कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे। उसके बाद जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें जो डिप्रिसिएशन जो लगता है वो इंडिविजुअल असेट्स के हिसाब से लगता है। जैसे मान लीजिए अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई सोफा सेट हो सकता है या कोई टेबल हो सकती है। तो हो सकता है कि इनमें इनकी लाइफ है थोड़ी अलग अलग हो सकती है। तो लाइफ अगर अलग होगी तो इनकी डिप्रिसिएशन की रेट भी अलग हो जाएगी। बट जो टैक्सेशन सिस्टम में पूरे फर्नीचर पे एक ही तरीके की रेट लगेगी, क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ असेट्स पे रेट लगती है। फिर जो नेक्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड असेट्स यूज्ड, मतलब जो भी असेट्स है वो कितने नंबर ऑफ डेज यूज होगी, जितनी नंबर ऑफ डेज यूज होगी उतने हिसाब से उसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे मान लो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में, मतलब फाइनेंशियल ईयर में, अगर उसने मई में असेट्स परचेज किया है, ठीक है। तो मई में असेट्स परचेज किए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मई से लेके मार्च तक का अगर डिप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो 11 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट बट इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट में ये बोलता है कि अगर वो असेट्स 180 डेज, मतलब मिनिमम 180 डेज अगर यूज हुई है, मिनिमम 180 डेज अगर यूज हुई है, तब ही उस पर डिप्रिसिएशन 100% लगाया जाएगा, नहीं तो 50% रेट लगा दिया जाएगा। इसमें मतलब कि डेज हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे कि कितने दिन ये यूज हुई है। अगर 180 दिन मिनिमम अगर वो यूज हुई है, तो अगर मान लीजिए 50% रेट है कोई भी असेट्स का, अगर कोई भी असेट्स का रेट है 50%, और वो 190 डेज यूज हुई है पूरे साल में, अगर वो 190 डेज यूज हुई है तो उस पर 50% जो भी रेट है उसका वो लगा दिया जाएगा। या 50% से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी असेट्स का जो डिप्रिसिएशन की रेट है वो 10% है, ठीक है। अगर वो 180 दिन यूज हुई है, मान लीजिए वो 190 दिन यूज हुई है, तो उसमें 10% रेट पूरे साल का लगा दिया जाएगा। अगर वो 165 डेज यूज हुई है तो उसका 50% रेट लगाया जाएगा। किसका 50% रेट, जो 10% रेट था उसका 50% रेट, मतलब 5% रेट पूरे साल का लगाया जाएगा। इसमें तो ये रूल है। और अकाउंटिंग सिस्टम में ये रूल है कि जितने दिन वो यूज होगा उतने दिन वो लगाया जाएगा डिप्रिसिएशन। उसमें 180 डेज या 50% रेट का कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम में ओनली फॉर टेंजिबल असेट्स, ओनली टेंजिबल असेट्स पे ही ये डिप्रिसिएशन लगेगा। और टैक्सेशन सिस्टम में टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट दोनों पे लगेगा। अब टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स क्या हो सकती है। टेंजिबल असेट्स देखिए, कैटेगरी ऑफ असेट्स, कैटेगरी ऑफ असेट्स में देखिए 5 कैटेगरी ऑफ असेट्स को इसने डिवाइड किया है इनकम टैक्स एक्ट ने। फर्स्ट है बिल्डिंग, सेकंड है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिर है मशीनरी एंड प्लांट्स, उसके बाद शिप्स और इंटेंजिबल असेट्स। तो ये जो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और शिप है, ये तो हो गया टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल मीन्स हम उसको देख सकते हैं। अब इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, जैसे नो हाउ हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, या कॉमर्शियल राइट हो गया, ये सारे इंटेंजिबल असेट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल असेट्स पे भी इनकम टैक्स एक्ट में डिप्रेशन लगेगा, और अकाउंटिंग सिस्टम में इंटेंजिबल असेट्स पे डिप्रेशन नहीं लगेगा। और अकाउंटिंग सिस्टम में लाइफ ऑफ द असेट्स, असेट्स की लाइफ के हिसाब से लगता है जो हमने बताया था। और टैक्सेशन सिस्टम में एक रेट डिस्क्राइब है, प्रिस्क्राइब रेट है, उसके हिसाब से इसमें डिप्रेशन लगेगा। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस देखे हैं अकाउंटिंग सिस्टम और टैक्सेशन सिस्टम के। अब देखिए जो सेक्शन 32 है वो क्या बोलता है, उसमें मिनिमम हमको जो भी असेट्स का डिप्रिसिएशन अगर हमको क्लेम करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि असेसी शुड बी ओनर ऑफ द असेट्स, असेट्स का ओनर होना चाहिए सबसे पहले तो, मतलब कि उसने असेट्स परचेज की हो कहीं से।
उसके बाद नेक्स्ट होना चाहिए असेट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस, वो बिजनेस के लिए यूज भी होनी चाहिए। अगर मान लो उसने अप्रैल में असेट्स परचेज कर लिया और उसने पुट टू यूज नहीं किया, मतलब यूज ही नहीं किया वो असेट्स, ठीक है, अगर उसने यूज नहीं किया असेट्स तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता वो। ठीक है, जैसे मान लो अगर प्लांट कोई भी प्लांट या मशीनरी, मान लो कोई मशीन ले ली उसने बहुत बड़ी, और उसके बाद उसने उसको यूज नहीं किया, ऐसे किसी पड़ी है वो स्टोर में, तो उस पर वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता। तो जो 180 डेज वाला जो रूल है वो पुट टू यूज पे है, कि 180 दिन वो यूज हो गई हो, तो मिनिमम अगर 180 दिन अगर वो यूज हो गई है तो 100% डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अगर वो 180 दिन से कम यूज हुई है तो जो भी डेप्रिसिएशन की रेट है उसका 50% रेट ही वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है सच यूज मस्ट बी इन द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल में यूज होना चाहिए, तो इसमें तो कोई वो नहीं है कन्फ्यूजन। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज अलाउड नॉट ऑन इंडिविजुअल असेट्स आइटम, मतलब कोई भी इंडिविजुअल असेट्स आइटम के हिसाब से अलाउ नहीं होगा, ये एक ब्लॉक ऑफ असेट्स के हिसाब से अलाउ होगा। और ब्लॉक ऑफ असेट्स भी आगे आएगा। ब्लॉक ऑफ असेट्स मतलब कि कुछ बहुत सारे जितने भी असेट्स उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे जितने भी असेट्स है उसको एक तो बिल्डिंग में डिवाइड कर दिया जाएगा, अगर उसके पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फर्नीचर में डिवाइड कर देंगे, और इंटेंजिबल असेट्स में डिवाइड कर देंगे। मैंने अभी शिप भी बताया था, बट वो नॉर्मल कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद इसमें जो कुछ कंपनीज में मतलब कि जो प्लांट है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, वो शिप है, व्हीकल है, बुक्स है, या साइंटिफिक अप्रेक्चर्स है और सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, वो सारे इसमें इंक्लूड कर लेता है वो, तो ये भी हम इसमें इंक्लूड मान लेंगे। उसके बाद 180 दिन वाला रूल हमने बता दिया था। फिर नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई भी मोटर कार है, अगर कोई भी मोटर कार है, ठीक है, और मैन्युफैक्चर हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर वो मैन्युफैक्चर हुई है, और कब उसको अक्वायर हुआ है, मतलब कि इंडिया में उसको अक्वायर किया गया है 1 अप्रैल 1975, बट बिफोर 1 अप्रैल 2001, मतलब 1975 से 2001 के बीच में अगर इंडिया में अक्वायर हुआ है और मैन्युफैक्चर हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो उस पर कोई भी डिप्रेशन अलाउ नहीं है। बट अगर इसके बाद अक्वायर हुआ है तो डिप्रेशन अलाउ हो जाएगा, बट टू कंडीशन है उसकी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एसएससी कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ रनिंग द कार, मतलब कि कार का रनिंग का बिजनेस करता है वो, हायर या टूरिस्ट हायर करने का बिजनेस करता है, ये साथ में असेट्स जो यूज हुई आउटसाइड इंडिया भी यूज हुई है, तो दो कंडीशन अगर है तो वो कार पे भी डिप्रेशन अलाउ कर सकता है। उसके बाद देखिए ये असेट्स है उसको टू पार्ट में डिवाइड हो गया था, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में हमने देखा था बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, और इंटेंजिबल असेट्स में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारा हमने अभी देखा था। और हमने ये भी अभी देखा था कि बेसिक कंडीशन यही थी कि उसका ओनरशिप होनी चाहिए कंपनी की। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, सच असेट्स शुड बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज भी होनी चाहिए। तो पुट टू यूज हमने देखा था कि पुट टू यूज होनी चाहिए, ओनली परचेज ही काफ़ी नहीं है, और लास्ट ईयर परचेज होनी चाहिए, तो ये तो बेसिक कंडीशन है। एक एक्सप्लेनेशन आया था सेक्शन 32 का, इसमें एक्सप्लेनेशन 5 आया था, जो 2001 फाइनेंस एक्ट 2001 में आया था, उसमें क्या था, इट इज़ क्लेरिफाई, क्या क्लेरिफाई किया था कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन शैल अप्लाई, जितने भी डेप्रिसिएशन के प्रोविजन है अप्लाई हो जाएंगे, वेदर और नॉट द सेसी हैज क्लेम द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। जैसे कई बार अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अगर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है तो वो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा ही करेगा, इसमें उसको मतलब कि डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन एक आई थी 2001 में कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में हम कैलकुलेशन अलग करते हैं, तो अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अगर उसने डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं किया था तो इसमें वो क्लेम कर सकता है।
उसके बाद ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बारे में अभी हमने देखा था कि टेंजिबल और इंटेंजिबल टू पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, और इसमें भी प्लांट और मशीनरी और फर्नीचर इनमें डिवाइड कर दिया था, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। ये डेफिनेशन वगैरह आप चेक कर लेना, आपको शेयर कर दूंगा। अब इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी? अगर मान लीजिए पिछले साल अगर ये असेट्स परचेज हुई है, इन केस ऑफ असेट्स परचेज इन द प्रीवियस ईयर, तो रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर पिछले साल से उससे लास्ट ईयर अगर परचेज हुई है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो होगी उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, वो कम करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, कोई भी एक ब्लॉक है, मान लीजिए फर्नीचर का ब्लॉक है, उसमें जो 1 अप्रैल को जो भी उसकी जो भी वैल्यू रहेगी, वो ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर में उसने जो भी परचेज किया है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स अक्वायर्ड, जो भी असेट्स अक्वायर हुई है वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऐड पूरी होगी, ऐसा नहीं है कि जो पुट टू यूज होगी वो ऐड होगी, इसमें ऐड तो पूरी हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट पूरी ऐड हो जाएगी, बस परचेज होना ही जरूरी है, इसमें पुट टू यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स सोल्ड, कोई भी असेट्स अगर हमने बेची है, उससे कोई भी अगर रिसीव हुआ अमाउंट, या कोई डैमेज हो गई असेट्स या डिस्कार्डेड हो गई, तो वो हम इसमें से कम कर देंगे। जो असेट्स परचेज हुई है वो ऐड कर लेंगे, और जो हमने सेल कर दिया है या डिस्ट्रॉय हो गई है वो इसमें कम कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वो रेडी हो गई है रिटर्न डाउन वैल्यू, जो क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद इसमें से कम हो जाएगा डेप्रिसिएशन एट द प्रिस्क्राइब रेट, जो भी रेट दे रखी है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हम करेंगे कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट जो भी परचेज हुई है वो पुट टू यूज हो गई है, अगर वो पुट टू यूज हो गई है तब हम देखेंगे कि वो पुट टू यूज 180 डेज से कम हुई है या ज़्यादा हुई है। अगर कम हुई है तो 50% रेट के हिसाब से लगा देंगे, अगर अगर पूरी 180 डेज यूज हो गई है तो हम उसकी जो भी रेट है वो 100% रेट के हिसाब से लगा देंगे उसका। उसके बाद क्लोजिंग WDV हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो रिटर्न डाउन वैल्यू, जो क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, वो हमेशा नील रह सकती है मैक्सिमम। अब देखिए कुछ रेट्स है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ब्लॉक 1, एक ब्लॉक है बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग भी इसमें डिवाइड कर दी गई है। बिल्डिंग है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर कंपनी ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर कोई परचेज कर रखी है, अब बट इसमें होटल एंड बोर्डिंग हाउस इंक्लूड नहीं है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पर जो भी डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी वो 5% लगेगी, ये फिक्स है, 5% रेट लगेगी। उसके बाद ब्लॉक 2, फिर जो सेकंड ब्लॉक आता है उसमें है बिल्डिंग किसके लिए, ऑफिस, फैक्ट्री और गोडाउन के लिए, या बिल्डिंग विच आर नॉट मेनली यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, मतलब जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए नहीं है, तो किसके लिए हुई, या तो ऑफिस के लिए हुई होगी, या फैक्ट्री के लिए हुई होगी, या गोडाउन के लिए यूज हुई होगी, ठीक है। तो उस पर 10% रेट लगेगा, फिक्स है वो। उसके बाद लगेगा ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में क्या है, बिल्डिंग, और कौन सी बिल्डिंग, बिल्डिंग अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर, ये कुछ स्पेसिफिक है, कौन सी स्पेसिफिक है, बिल्डिंग अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर September 1, 2002, 2002 ईयर में अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल की है, ठीक है, ये फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, कोई वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए अगर हमने कोई असेट्स परचेज किया, कौन सी बिल्डिंग, तो उसमें 100% रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये स्पेसिफिक है, ये कॉमन नहीं है। उसके बाद जो ब्लॉक 4 आता है वो है एनी फर्नीचर फिटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, कोई भी फर्नीचर परचेज किया है हमने या कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग उससे रिलेटेड है, तो 10% रेट लग जाएगा, ये भी फिक्स हो गया। उसके बाद ब्लॉक 5, फिर ब्लॉक 5 में क्या आता है,
एनी प्लांट और मशीनरी, ठीक है, कोई भी प्लांट और मशीनरी। अब नीचे कुछ स्पेसिफिक प्लांट मशीनरी रखिए उनको छोड़कर, मतलब एनी प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कवर्ड बाई ब्लॉक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 6 to 12 जो हम अभी देखेंगे, ब्लॉक 6 to ब्लॉक 6 to 12, ये देखिए ये जितने भी है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जितने भी है इनको छोड़कर एक कॉमन प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 5, इसमें 15% रेट लगेगी। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक है, जैसे स्पीड बोट हो गए, ओशन गोइंग शिप हो गया, वेसल हो गया, उससे 20% है। उसके बाद एक ब्लॉक आया 7 नंबर, इसमें बस, लॉरी, टैक्सी, ये सारे इंक्लूड है। ये है तो प्लांट मशीनरी, बट ये थोड़ा सा अलग दे दिया क्योंकि रेट इनके अलग है। ये 30% हो गया। एक ब्लॉक आया उसमें प्लेन से रिलेटेड हो गया, उसमें 40% आ गया। उसके बाद एक आया कंटेनर से रिलेटेड हो गया, उसमें 50% आ गया। ये तो स्पेसिफिक कोई भी अगर कंपनी है उस बिजनेस में अगर एक्टिव है तभी अप्लीकेबल होगा ये। 1 सेकेंड। उसका कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया, वो 60% हो गया। या एनर्जी सेविंग डिवाइसेस से रिलेटेड आ गया, ये ब्लॉक 11 में आ गया, 80% हो गया। या एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट से रिलेटेड आ गया, वो 100% हो गया। तो ये सारे ब्लॉक में डिवाइड है। एक ब्लॉक आता है इंटेंजिबल असेट्स का, तो इंटेंजिबल असेट्स में 25% है, ठीक है। अब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कैसे लगेगा, जो फर्स्ट ईयर है वो हम चेक करेंगे कि असेट्स यूज्ड 180 डेज और मोर, अगर 180 दिन या उससे ज़्यादा अगर यूज़ हो गई है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर। अगर मान लो 10% है तो 10% लग जाएगा, अगर 25% है तो 25% लग जाएगा, या 15% है तो 15% लग जाएगा। और अगर असेट्स यूज्ड लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज यूज है तो हाफ ऑफ द नॉर्मल रेट लगेगा, ठीक है। अगर 10% है तो 5% लगेगा, 20% है तो 10% लगेगा, ठीक है, हाफ हाफ लग जाएगा रेट। उसके नेक्स्ट ईयर फुल रेट लग जाएगा। उसके बाद एक रूल आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ असेट्स ऐसी है स्पेसिफिक बिजनेस में, उसका हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन मीन्स कि जो भी रेट दे रखी है अभी 5%, 10%, 15%, उससे ज़्यादा भी हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का हमको क्या बेनिफिट होता है कि हम अगर हमारा कोई भी प्रॉफिट है तो वो कम हो जाएगा उससे, तो प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए देखिए, फॉर एसएससी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कोई भी अगर एसएससी है और वो कौन से बिजनेस में इंगेज है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है या कोई प्रोडक्शन में, और मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, और एनीथिंग इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो पावर के जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है उसमें अगर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के बिजनेस में अगर कोई इंगेज है तो उस पर एप्लीकेबल होगा। और असेट्स एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब ये कब से एप्लीकेबल है, वो 31/3/5 के बाद एप्लीकेबल है, 31 मार्च 2005 के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन वो कितना क्लेम कर सकता है, 20% ऑफ द एक्चुअल असेट्स और प्लांट और मशीनरी, जो भी उसकी असेट्स है उसका 20% तक वो क्लेम कर सकता है। और इसमें भी वो सेम रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर पुट टू यूज हुई है, मतलब पूरी यूज हुई है, वो 180 डेज या ज़्यादा यूज हुई है तो पूरा 20% लग जाएगा, अगर कम यूज हुई है तो 10% लग जाएगा। मनीष जी कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर, मैं अटेंटिवली सुन रहा था जो आपने बताया। एक्चुअल में हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, अभी तो थ्योरेटिकल चल रहा है, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके। उसके बाद आता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा मान लो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1 करोड़ आ रहा है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो भी हमने कैलकुलेट किया कैपिटल एसेट्स पे वो 1 करोड़ आया, ठीक है।
तो 1 करोड़ हमारे इनकम से कम हो जाएगा। बट ये भी तो हो सकता ना, इनकम 1 करोड़ हुई नहीं, इनकम मान लो 10 लाख है, तो 10 लाख में से 1 करोड़ कैसे कम करोगे? नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, 10 लाख में से पहले तो 10 लाख कम कर दोगे, उस साल कम कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हमको एक ऑप्शन मिलेगा कि देखो अनअब्जॉर्व डिप्रिसिएशन कैसे वो एडजस्ट कर सकता है। तो अनअब्जॉर्व डिप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ अदर बिजनेस। अगर मान लो उसका कोई दूसरा बिजनेस भी है, बिजनेस बी है उसका, ठीक है, बिजनेस ए से मान लो प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख और डिप्रिसिएशन आ रहा है 1 करोड़, और बिजनेस बी से प्रॉफिट आ रहा है 10 करोड़। तो अगर 10 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है तो जो बचा हुआ 90 लैक्स रुपीज़ है वो उस 10 करोड़ वाले बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता है। फिर भी अगर पूरा नहीं हो पाया, कि अगर मान लो उससे उसका मान लो जो सेकंड बिजनेस है उसमें भी मान लो 20 लाख ही प्रॉफिट है, तो 10 लाख उसने फर्स्ट बिजनेस से कर लिया एडजस्ट, सेकंड बिजनेस से उसने 20 लाख कर लिया, बचा हुआ 70 लाख है वो किससे कर सकता है? वो कर सकता है प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन आर अनेबल टू ऑब्जॉर्व द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन द सेम में बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ द ईयर। उसकी जो इनकम जो एनी अदर हेड, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी का हो गया या अदर सोर्सेज का हो गया या कैपिटल गेन का हो गया, उसमें भी अगर कोई उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उससे भी वो एडजस्ट कर सकता है। और फिर भी अगर रह गया, अगर उसमें भी अगर उसकी कोई इनकम नहीं है, तो वो अगले साल तक सब्सिक्वेंट ईयर में उसको एडजस्ट कर सकता है। और सब्सिक्वेंट ईयर में एडजस्ट करेगा तो कैसे करेगा? अब मान लो वो सब्सिक्वेंट ईयर में आ गया, नेक्स्ट ईयर में आ गया, नेक्स्ट ईयर में उसका 70 लाख रुपीज़, मतलब कि 1 करोड़ में से वो 30 लैक्स ही एडजस्ट कर पाया, और कोई उसकी इनकम है नहीं, ना कोई अदर बिजनेस की इनकम है और न ही उसकी कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, जो भी थी उसने कर लिया सारा। फिर भी 70 लाख रुपीज़ वो जो डिप्रेशन है वो अभी भी अनअब्जॉर्ब पड़ा है, उसका वो यूज़ नहीं कर पाया है। तो नेक्स्ट ईयर में अगर वो आ गया तो अब मान लीजिए बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, तो मतलब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर बन जाएगा उसका करंट ईयर। तो उसमें मान लो कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से वो फर्स्ट क्या एडजस्ट करेगा? करंट ईयर डेप्रिएशन, पहले तो करंट ईयर का डेप्रिएशन एडजस्ट करेगा, क्योंकि करंट ईयर में भी हो सकता है कि डेप्रिएशन आए, कि लास्ट ईयर में आया था तो नेक्स्ट ईयर में भी आएगा। उसके बाद वो ब्रॉड फॉरवर्ड करेगा, जो पिछले साल का जो 70 लैक्स है वो देखिए कैसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेगा। पहले ब्रॉड फॉरवर्ड अगर उसका कोई बिजनेस लॉस भी है, अगर कोई बिजनेस लॉस उसका है पहले वो एडजस्ट होगा। उसके बाद सॉरी, उसके बाद जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो मैंने बताया था 70 लाख, सबसे लास्ट में वो एडजस्ट कर पाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट करेगा। मान लीजिए करंट ईयर का डेप्रिसिएशन फिर से 1 करोड़ आ गया, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसका 2 करोड़ बिजनेस का प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट ईयर, तो 2 करोड़ में से करंट ईयर का 1 करोड़ उसने कम कर दिया तो 1 करोड़ बचा। उसमें से बिजनेस लॉस अगर कोई पुराना बचा है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, तो फिर भी कुछ नहीं करेगा इसकी रिगार्डिंग वो। उसके बाद जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो 70 लाख था, तो 70 लाख इसमें से वो माइनस कर देगा, तो बच गया 30 लाख। तो 30 लाख पे वो टैक्स पे कर देगा। इसमें कोई डाउट है मनीष जी? नो सर, नो। अब देखिए वो स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है, इस पे देखते हैं कुछ रह गया क्या। ये देखिए डेप्रिसिएशन को हमने एक तो बिल्डिंग में कन्वर्ट किया था, बिल्डिंग में भी हमारी रेजिडेंशियल पर्पज़ का 5% था, बिजनेस पर्पज़ का 10% था। बिजनेस पर्पज़ में जैसे ऑफिस का हो गया, स्टोर का हो गया, गोडाउन का हो गया, और या कोई फैक्ट्री से रिलेटेड होगी कोई बिल्डिंग, उसमें 10% था। रेजिडेंशियल के लिए 5% था। और इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी टेम्परेरी बिल्डिंग, कोई टेम्परेरी बिल्डिंग कोई है तो उसमें 40% है। तो ये तो बिल्डिंग का हो गया, तो बिल्डिंग का एक ब्लॉक हो गया। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग का एक ब्लॉक है, उस पर 10% था। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में हमारा जनरल प्लांट एंड मशीनरी 15% है। फिर मोटर कार यूज्ड ऑन हायर उसमें 15% है। मोटर कार यूज्ड फॉर ओन बिजनेस 30% है। और रिमेनिंग असेट्स पे 40% है। शिप पे 20% है। इंटेंजिबल असेट्स पे 25% है। तो ये फिक्स है सब पे। अब बताइए कोई डाउट हो तो। नहीं सर।
आज का टॉपिक हो गया हमारा कि डिप्रेशन का मैंने अलग से इसलिए रखा है कि ये थोड़ा सा लेंदी था, तो बाकी कल से फिर वही है, रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। तो बाद में डिप्रेशन का हमको फिर अलग से नहीं देखना पड़ेगा, कि आज हमने पूरा डिप्रेशन का कवर कर लिया। सर नोट्स मत भूलना, देखो। अभी मैं करता हूँ नोट्स आपके। थैंक यू। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। कोमल जी, कोमल जी चले गए लग रहा है। हाँ। सर वो आपने सुन ही लिया होगा, प्रैक्टिकल की डेट खिसक गई है, 26 को होगा। हाँ, बता तो रहे थे। 26 को होगा। और फॉर्म भरने की भी डेट एक्सटेंड हो गई है, 30 आपने भर 31 दिया, तक फॉर्म लगेगी। भर दिया आपने? अरे नहीं सर, एडिट कहाँ पे हो रहा है। एडिट के लिए वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एडिट हो तो बाद में चेंज कर देना। हाँ, वो मतलब तो बाद में कह थे ना, वो तो मैंने कर दिया था सबमिट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो फीस फीस पे कर दी आपने वो हेलो। ऑनलाइन वाली? हाँ ऑफ कोर्स सर। वो हेलो। वो ये ना 1600 ही ना? हाँ 1600 थी। हाँ, वही आ रही है। मनीष जी, हाँ बताइए। वो उसका प्रैक्टिकल का पूछा रिटर्न का? मैंने अभी तो नहीं, कल जाके पूछता हूँ मैं, कल पूछता हूँ। अच्छा, हम्म। वो सिलेबस